तो एमपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस क्लास में 8 मार्च के लिए विषय जीव विज्ञान के मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ। अब की बार 90 पार वास्तव में आपको अच्छे नंबर लाना है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्टेड बता रही हूँ, आप इनको अच्छे से कंप्लीट करें। इन प्रश्नों से रॉन्ग आपका 8 मार्च के दिन एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके सेलेक्टेड प्रश्न हैं जिनको हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो ये देखिए, ये है आपका पहला प्रश्न कि एक प्रारूपिक पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाएंगे। तो ये है आपका प्रारूप पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र आपको अच्छे से बनाना है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में है बहुभ्रूणता क्या है। ठीक है, बहुभ्रूणता क्या है। अब इस प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा है। देखिए, बहु मीन्स एक से अधिक, भ्रूणता यानी कि भ्रूण। तो ऐसे बीज जो एक से अधिक भ्रूण पैदा करेंगे वो आपके बहुभ्रूणता कहलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है इसका आंसर कि जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस प्रजनन यह दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहेंगे हम बहुभ्रूणता, कि जब एक ही बीज से, ठीक है, एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो यहाँ प्रजनन आपका क्या कहलाएगा, बहुभ्रूणता कहलाता है। और बहुभ्रूणता में नींबू जाति के पौधों में सामान्य रूप से पाई जाती है। जो बहुभ्रूणता है वो जो नींबू जाति के पौधे यानी कि नींबुओं में हमें सामान्य रूप से दिखाई देती है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें, काफ़ी सिंपल है। इसके बाद में है अगला कि त्रिसंलयन क्या है, यहाँ कहाँ और कैसे संपन्न होता है। चलिए तो इस प्रश्न के आंसर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है आपका कि त्रिसंलयन वह प्रक्रिया है जिसमें 3 अगुणित केंद्रक एक द्विगुणित केंद्रक में संयोजित होते हैं। यह क्रिया पौधों में भ्रूणपोष के निर्माण के दौरान होती है। पराग युग्मक अंड कोशिका से संकलित होकर युग्मनज बनाता है। ठीक है, तो यह है इस प्रश्न का आंसर कि त्रिसंलयन वह क्रिया है कि जिसमें 3 अगुणित केंद्रक एक द्विगुणित केंद्रक में संयोजित होते हैं और यह क्रिया पौधों में भ्रूणपोष के निर्माण के दौरान होती है। यह प्रक्रिया पौधों में भ्रूणपोष के निर्माण के दौरान होती है और पराग युग्मक अंड कोशिका से संकलित होकर युग्मनज बनाता है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर और अच्छे से उसको कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में है अगला प्रश्न कि स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ आपको स्वपरागन लिखना है और दूसरी तरफ आपको परपरागन लिखना है। तो देखिए, पहला पॉइंट है स्वपरागन में कि यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है और यह परागन एक ही जाति के 2 पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। अब देखिए, स्वपरागन में ऐसा है जैसे कि ये आपका चमेली का फूल है, ये आपका नर जनांग है, तो अब इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक रहेगा। तो इसमें नर की भी ज़रूरत रहेगी और मादा की भी ज़रूरत रहेगी। तो ये आपका नर जो है, नर जनांग, ठीक है, ये आपका पौधा जो है वो आपका चमेली का है, नर का, और ये आपका गुड़हल का फूल का मादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका दूसरा पौधा नहीं होना चाहिए। पुष्प की कई वैरायटी रहती है, लेकिन ये आपका चमेली का ही होना चाहिए। किसका? मादा जनांग का भी। ठीक है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि एक पेन ये है, ये भी आपकी पेन है, लेकिन ये दोनों एक जाति की नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों हमें क्या दिख रही है, इसमें सेम दिख रही है। तो इस तरह से ये इसमें है कि स्वपरागन में एक ही पौधे के नर
और मादा पुष्पों के बीच होता है, और पर परागन में ऐसा नहीं होता है। किसी भी पुष्प के नर और मादा पुष्पों के बीच हो सकता है। जैसे कि आपकी ये पेन हो गई और एक ये पेन हो गई, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये नर होना चाहिए, ये मादा होना चाहिए, ये मादा ये नर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। चलिए, तो अगला पॉइंट है कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जो स्वपरागन है उसके लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, स्वपरागन में शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, और पर परागन में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। चौथा है, स्वपरागन के लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों की ही आवश्यकता होती है, और पर परागन के लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, समझ सकते हैं क्या है ये। इसके बाद में है आपका अगला पॉइंट कि स्वपरागन में बने बीज संख्या में कम, हल्के व छोटे होते हैं, और पर परागन में बने बीज संख्या में भारी तथा बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से। सारे ही पॉइंट काफ़ी सिंपल और सरल है, इनको आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। 1 से 2 बार पढ़ेंगे, कंप्लीट आपको हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो चलिए कंप्लीट करते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए, मादा जनन के पुष्पों से कलिका अवस्था में परागकोश का चिमटी द्वारा काट कर अलग कर देना विपुंसन कहलाता है। और द्विलिंगी पुष्पधारी पौधों को मादा जनन के रूप में प्रयोग करने पर इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे पूछा गया था कि इस तकनीक का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इस तकनीक का उपयोग द्विलिंगी पुष्पधारी पौधों को मादा जनन के रूप में प्रयोग करने पर इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। तो इसका आंसर है कि ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं, ठीक है, ऐसे फल रहेंगे कि जिनका जो निर्माण है वो अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पासन से होता है। ठीक है, जो पुष्प का नीचे का सबसे भाग होता है, नीचे का भाग, उसे हम पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पुष्प खिला हुआ होता है। तो ऐसे पौधे जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पासन से होता है, आभासी फल या सत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, वो है आपका सेब फल। हो गया। चलिए आगे देखिए, लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी में अंतर। तो एक तरफ आपको लघु बीजाणुधानी लिखना है और दूसरी तरफ आपको गुरु बीजाणुधानी लिखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है, जिसका विकास परागकोश से चारों कोनों पर होता है। ठीक है, तो बीजाणुधानी में जो पुष्प का पुंकेसर होता है उसमें परागकोश में विकसित होती है, जिसका विकास परागकोश के चारों कोनों पर होता है, जिसका प्रभाव परागकोश के चारों कोनों पर पड़ता है। गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है। इन्हें सामान्यतः बीजांड कहते हैं। ठीक है, जो गुरु बीजाणुधानी है वो अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है, और लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा है कि अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अनेक लघु बीजाणु बनते हैं।
और गुरु बीजाणु धानी में है कि एकमात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 आगुनित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनमें से आपके 3 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। केवल गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में तीसरा कि इसमें नर युग्मक बनते हैं, इसमें मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है लघु बीजाणु धानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतःस्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी होती है और गुरु बीजाणु धानी चारों ओर से बाह्य तथा अंतः अध्यारोपण से घिरी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है बैंगिंग या थैली लगना तकनीक क्या है। तो यहाँ से आप इस प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में है अगला प्रश्न, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर, परागकण भित्ति रचना की सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है और टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रोह से भरी होती है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है दोहरा निषेचन क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोहरा निषेचन समझते हैं। तो भ्रूणपोष में पहली बार एक नर युग्मक द्वारा अंड का निषेचन होता है। ठीक है, तो भ्रूणपोष में पहली बार एक नर युग्मक द्वारा अंड का निषेचन होता है एवं दूसरी बार दूसरे नर युग्मक द्वारा निषेचन होता है। ठीक है, और यहाँ आवृत्ति बीजों का विचित्र व्यवहार द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाता है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। जब भ्रूणपोष होता है उसमें पहली बार एक नर युग्मक द्वारा अंड का निषेचन होता है। वैसे तो अंड का निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के द्वारा होता है, लेकिन पहली बार एक नर युग्मक द्वारा अंड का निषेचन होता है और दूसरी बार दूसरे नर युग्मक, ठीक है, दूसरे नर युग्मक के द्वारा क्या होगा, निषेचन होता है। यहाँ आवृत्ति बीजों का विचित्र व्यवहार द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए यह इसका महत्व कि भ्रूणपोष में मात्र पितृ दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष में मात्र यानी माता, पितृ यानी पिता, दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। हो गया। चलिए अगला है इसमें इसका महत्व में अगला पॉइंट कि जैवक्षम जीवों के बनने के लिए द्विनिषेचन आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप त्रिसंयोजन होता है और पोषक भ्रूणपोष का विकास संभव होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसका चौथा पॉइंट ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक पुष्प में निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, एक पुष्प में निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होंगे। चलिए तो समझते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे पहले आपको हेडिंग डालनी है कि एक पुष्प में निषेचन के बाद निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला पॉइंट है कि निषेचन के बाद बीजांड बीज बनता है। ठीक है, निषेचन के बाद बीजांड जो है वो बीज बन जाता है। दूसरा है निषेचन के बाद अंडा से फल में बदल जाता है। ठीक है,
निषेचन के बाद क्या होगा, अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है, बीजांड बीज बन जाएगा, अंडाशय फल में बदल जाएगा और अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड विकसित होकर बीज बन जाते हैं। चौथा पॉइंट है कि निषेचन के बाद वर्तिका फट जाती है और फल पर अपना निशान छोड़ जाती है। ठीक है, सॉरी ये बढ़ होगा आपका, बढ़ जाती है। ठीक है, निषेचन के बाद वर्तिका पड़ या कुछ भी है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ी सी क्या मिस्टेक है। और फल पर अपना निशान छोड़ जाती है, ये बढ़ आपकी हो गई। ये आपके चारों ही पॉइंट काफ़ी सिंपल है, अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। मैं सेलेक्टेड प्रश्न ही दे रही हूँ जो आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस है, अच्छे से आप इनको कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए अगला है कि मासिक धर्म क्या है, आर्थो चक्र का नियम कौन से हार्मोन करते हैं। ठीक है, मासिक धर्म बताना है और आर्थो चक्र का नियमन कौन से हार्मोन करते हैं ये बताना है। तो देखिए, यह मासिक धर्म चक्र का एक हिस्सा है। मासिक धर्म चक्र महिला के शरीर में होने वाले बदलावों का एक चक्र होता है। यह चक्र महिला के मस्तिष्क और अंडाशय से आने वाले हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। यह चक्र आमतौर 28 दिनों का होता है। ठीक है, तो जो मासिक धर्म है वो आपका मासिक धर्म चक्र का एक ही हिस्सा है, जिसमें मासिक धर्म चक्र किसमें होगा, महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलावों का एक चक्र होता है। और यह चक्र महिला के मस्तिष्क और अंडाशय से आने वाले हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। और यह चक्र आपका आमतौर पर 28 दिनों का होता है। ठीक है, वापस 28 दिनों में यह आपका वापस होने लगता है। ठीक है, आर्थो चक्र का नियंत्रण तो ये है आपका LH, FS, HH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन इसका रहेगा। तो ये देखिए, ये है आपका अगला प्रश्न कि प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन लिखिए। तो ये है आपका इस प्रश्न का आंसर। तो इसका ये है आंसर। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले इस प्रश्न के आंसर का और अच्छे से आप इसको कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य आपको बताने हैं। ठीक है, तो यह है आपका प्लेसेंटा की परिभाषा कि प्लेसेंटा वह अंग है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माँ के शरीर, ठीक है, देखिए जो माँ से जोड़ता है। ठीक है, प्लेसेंटा वह अंग है जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माँ से जोड़ता है और यह गर्भनाल के जरिए भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। ठीक है, तो यह है आपका प्लेसेंटा कि जिसमें प्लेसेंटा का कार्य है कि वहाँ गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माँ के साथ जोड़ता है और भ्रूण को वो गर्भनाल के जरिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व, उसको जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो पहुंचाता है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। यह आपके प्लेसेंटा के कार्य कि प्लेसेंटा भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। दूसरा कार्य है कि प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे के बीच संबंध स्थापित करता है। तीसरा पॉइंट है कि यह गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर में होने वाले कई बदलावों को नियंत्रित करता है। तो पहला पॉइंट क्या था कार्य का कि जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को
बाहर निकालता है। ठीक है, जो हानिकारक भ्रूण के लिए पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को वो बाहर निकालता है। दूसरा है कि प्लेसेंटा गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे के बीच संबंध स्थापित कराता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि प्लेसेंटा भ्रूण को माँ से जोड़ता है और भ्रूण को जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो उसको गर्भनाल से प्राप्त कराता है। ठीक है, तो ये कार्य रहता है प्लेसेंटा का गर्भावस्था में कार्य करने के। तो यह है आपका तीसरा कि यह गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर में जो होने वाले कई बदलाव रहेंगे उनको वो नियंत्रित करेगा। जब महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती के दौरान माँ के शरीर में जो भी बदलाव होते हैं उन बदलावों को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। तो एक तरफ शुक्राणु जनन लिखना है और दूसरी तरफ अंडाणु जनन लिखना है। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका शुक्राणु में कि शुक्राणु जनन से बना शुक्राणु चल होता है और अंडाणु से बना अंडाणु अचल होता है। दूसरा है शुक्राणु जनन में सभी विभाजन समान होते हैं। अंडाणु जनन में तीसरी अवस्था असमान विभाजित पाया जाता है। तीसरा है शुक्राणु जनन में ध्रुवीय कोशिकाएं नहीं बनती है और अंडाणु जनन में 2 या 3 भ्रूणी कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो ये है आपके 3 सिंपल से पॉइंट। आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें, 1 से 2 बार पढ़ेंगे कंप्लीट आपको हो जाएंगे। काफ़ी सरल है, सरल भाषा में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टॉप 20 क्वेश्चन जिनके आपकी परीक्षा में 90% आने के पूरे चांस है। तो सारे सिलेक्टेड प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ और इन सारे प्रश्नों की पीडीएफ के लिए यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी प्रश्नों की आंसर शीट मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, इस तरह से यदि आपको किताबें नहीं आ रही होगी तो स्क्रीनशॉट में तो आप कॉल कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो देखिए, अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए इसके बाद में ध्रुवीय, ये आपका अंडाणु जनन क्या है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो ये रही आपकी अंडाणु जनन की परिभाषा हो जाएगी आपकी कि सर्वप्रथम द्विगुणित या प्राथमिक जनन कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा अगुणित कोशिकाएं बनाती है जिन्हें स्पेक्टोसाइड कहते हैं। ठीक है, और ये आपके यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। ये अवस्था है गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, तीसरी परिपक्व प्रावस्था। ठीक है, ये तीनों अवस्था है आपकी। इसके बाद में है अगला प्रश्न, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। ठीक है, जो माँ का दूध होता है वो नवजात शिशु यानी कि 2 से 6 माह का जो शिशु होता है उसके लिए सबसे अच्छा दूध क्यों माना जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो देखिए, माँ का दूध केवल पोषक ही नहीं, जीवन धारा है जिसमें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माँ का दूध, तो जो माँ का दूध है वो सुपाच्य होता है, यानी कि पाचन हो जाता है बच्चों को उसका, जिससे पेट की गड़बड़ियों की आशंका नहीं होती है। माँ का दूध शिशु के कान नाक की बीमारी पर नियंत्रण कायम करता है। माँ का दूध शिशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। कुछ शिशु को गाय के दूध से एलर्जी हो जाती है, जिसके विपरीत माँ का दूध 100% सुरक्षित है।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो माँ का दूध है वो नवजात शिशु के लिए क्यों अच्छा रहता है। तो जो माँ का दूध होता है वो केवल पोषक ही नहीं देता है, लेकिन वो जीवन धारा है एक, ठीक है, जिसमें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माँ का दूध सुपाच्य होता है, यानी उसको पच जाता है वो दूध, जिससे पेट की गड़बड़ियों की आशंका नहीं होती है। माँ का दूध शिशु के कान, नाक जैसी बीमारियां पर नियंत्रण कायम कर सकता है, ठीक है, ऐसी बीमारियों को वो भगा देता है। तो माँ का दूध शिशु की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। और कुछ शिशु को गाय के दूध से एलर्जी हो जाती है। इसके विपरीत माँ का दूध 100% सुरक्षित होता है। तो कुछ ऐसे शिशु रहते हैं जिनको गाय का दूध पिलाते हैं तो उससे उनको एलर्जी हो जाती है, बीमारी खड़ी हो जाती है। तो उस कंडीशन में माँ का दूध बेस्ट होता है, 100% सुरक्षित रहेगा। तो यह है आपका प्रश्न का आंसर, अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। चलिए अगला है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा कौन कौन से अंग बनते हैं। तो देखिए, युग्मनज के विभेद के बाद गैस्ट्रला अवस्था के दौरान जनन स्तरों से भविष्य में ऊतक एवं अंग निम्न अनुसार बनते हैं। तो यह आपका एक्टोडर्म, ठीक है, तो आपको उनको कंप्लीट करना है। चलिए एक बार मैं आपको पढ़ के बता भी देती हूँ कि जो एक्टोडर्म है वो यहाँ शरीर की बाहरी परत बनाती है, जिससे त्वचा, नाखून, बाल, त्वचा की ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, तंत्रिका ऊतक और परिधि तंत्रिका तंत्र बनते हैं, ठीक है। तो एक्टोडर्म से क्या होगा, शरीर की जो बाहरी परत बनाती है, जिससे त्वचा, नाखून, बाल, त्वचा, ग्रंथि, लाल ग्रंथियाँ, ये त्वचा की ग्रंथियाँ, लाल ग्रंथियाँ, तंत्रिका ऊतक और परिधि तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ठीक है। और जो मेसोडर्म है वो इसमें हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, संयोजी ऊतक, डर्मिस, हृदय, अस्थि मज्जा और रक्त बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। मैं एक बार पढ़ के केवल आपको बता रही हूँ। एंडोडर्म, इसमें पेट, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, बाह्यदांत्र, ग्रसनी और ये ग्रास नली, थायराइड ग्रंथि आदि बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, ये आपका पुष्प जनन तंत्र का नामांकित आरेख खींचे, कि यहाँ पे चित्र आपको बनाना है पुष्प जनन तंत्र का। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। इसके बाद में ये आपका स्त्री जनन तंत्र का नामांकित, तो दोनों में से एक आपका कोई सा भी आ सकता है, तो दोनों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपने सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने आपको इस क्लास में देखिए 8 मार्च के लिए टॉप 20 सेलेक्टेड प्रश्न ही बताए हैं। अच्छे से आप कंप्लीट करें, इनके 90% आने के पूरे चांस हैं। एक भी प्रश्न देखिए आपका रॉन्ग नहीं जाएगा, तो अच्छे से आपको कंप्लीट ज़रूर करना है।